हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर जिले के एक्टिव मेंबर जा करके आवेदन पत्र दे रहे हैं ताकि तय समय सीमा पर रिक्तियाँ शिक्षा विभाग पहुँच जाए। ये बहुत खुशी की बात है साथियों कि ऐसा देखने को मिल रहा है। एक्टिव मेंबर पूरे एक्टिव रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत खुश खबरी है 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए। फ्रेंड्स, कुछ अभ्यर्थियों का हमारे पास कमेंट्स आया था कि सर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कट ऑफ कितना जाएगा। ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आए थे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 7वें चरण की बहाली से संबंधित तमाम मुद्दों को क्लियर करने वाला हूं। आप सभी के जो भी डाउट्स है आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाए तो आप हमें कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखना ना भूलें ताकि एक भी अगर पॉइंट छूट जाएगा तो आगे आपको बहुत तकलीफ होएगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। तो बिना देर करते हुए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का फॉर्मेट कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देख ले। इधर उस पर लिखा है फ्रेंड्स आवेदन पत्र। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये 6ठे चरण का आवेदन पत्र है मेरे पास। अगले साल हजारों बच्चों ने भरे थे, मैंने भरवाया था, सभी के सिलेक्शन भी हो गए। बहुत खुशखबरी, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदन पत्र, ये हेडिंग है। इसके बाद आप देखें तो नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। नंबर 1 की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। तो नंबर 1 में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम, ये पहला कॉलम रहेगा। दूसरा कॉलम है फ्रेंड्स शिक्षक की कोटि। जी हाँ, आप देख सकते हैं शिक्षक की कोटि, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक। नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और इधर पंचायत शिक्षक। तो कहने का मतलब ये है कि साथियों इस बार ऑनलाइन प्रोसेस से बहाली होगी तो ये नंबर 1 और नंबर 2 का कॉलम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन के आवेदन में ये कॉलम नहीं रहेगा। अब 3 नंबर की बात कर लेते हैं साथियों। नियोजन का विषय कौन नंबर में है। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य उर्दू बांग्ला, जिनका जो सब्जेक्ट होगा सामान्य उर्दू बांग्ला वो उसमें टिक करेंगे। फिर ख में देखते हैं तो कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू इधर छुपा हुआ एंड में है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, इसे मैं जूम कर देता हूँ, उर्दू यहाँ पर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम। जी हाँ फ्रेंड्स, अभ्यर्थी का नाम, ये चौथा नंबर कॉलम है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ये दोनों में फ्रेंड्स आपको नाम लिखने हैं, हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। 5 नंबर की बात करें कॉलम की तो 5 के को में है पिता का नाम और खो में है माता का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। तो ये ऑनलाइन आवेदन में रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। 6ठा नंबर की बात कर लें तो जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ये भी ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप का एक हिस्सा होगा। 7 नंबर के हम बाद में बात करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर पर। तो 8 नंबर में है लिंग, पुरुष और महिला। तो पुरुष अभ्यर्थी पुरुष में टिक करेंगे और महिला अभ्यर्थी महिला में टिक करेंगे। 9वां पॉइंट्स की बात कर ले फ्रेंड्स तो उसमें अस्थाई पता ये आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला,
और इधर है फ्रेंड पिन कोड। पिन कोड आप देख सकते हैं, ये भी आपके ऑनलाइन प्रारूप में रहेगा ये कॉलम। 10 नंबर की बात कर लें तो 10 नंबर में पत्राचार का पता है, वही चीज़ है फ्रेंड, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला, पिन कोड। 10 नंबर में भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो ये भी आपके ऑनलाइन के फॉर्मेट का ये एक हिस्सा होगा, ये भी कॉलम रहेगा। 11 नंबर की बात कर ले साथियों तो कोटि, अनारक्षित, आरक्षित, जिनका जो होगा वो उन पर टिक करेंगे। तो ये भी 11 नंबर में भी ऑनलाइन फॉर्म के फॉर्मेट में रहेगा। 12 नंबर की बात कर ले साथियों तो आरक्षण कोटि। जी हाँ, आरक्षण कोटि में देखें आप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनका जो भी होगा वो उसमें आरक्षण में अपना टिक करेंगे। तो ये भी ऑनलाइन के फॉर्म का फॉर्मेट है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर की। तो 13 नंबर के क में है, यदि विकलांग हो तो अब विकलांग की कैटेगरी बताना है, दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है या अस्थिजन निःशक्त है। तो जिनका जो होगा विकलांगता वो उसमें टिक करेंगे। तो ये भी कॉलम ऑनलाइन फॉर्म में रहेंगे। ख की बात कर लें कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती नाती नतनी जो लागू होगा उसे आप टिक करेंगे। तो ये भी कॉलम ऑनलाइन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो छठे चरण में शैक्षणिक योग्यता थी वही 7वें चरण में भी शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ जो आपको क्लियर नज़र आ जाए। शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले शैक्षणिक इस पे है, नंबर 1 में आप देख सकते हैं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा पर शैक्षणिक योग्यता, विद्यालय महाविद्यालय का नाम। 3 में है फ्रेंड्स बोर्ड परिषद विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत अंक। तो ये भी कॉलम रहेंगे फ्रेंड्स 7 फेज के बहाली में। अब जरा इस पर नीचे आ जाए फ्रेंड्स तो कुल प्रतिशत अंकों का योग यहाँ दिया हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो भी आप सीटेट या बीटेट जो भी आप किए होंगे वो आपको यहाँ पर उसमें आपको भरना है। इसी तरह जिस तरह के आप शैक्षणिक योग्यता भरेंगे मैट्रिक, इंटर, बीए, उसी तरह आपको सीटेट और या बीटेट के मार्क्स को भरना है। अब आगे के कॉलम जो है फ्रेंड्स वो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो मैं बता दूं आगे कि अब आगे मेधा अंक बनेगा, तो मैं अलग से उस पर चर्चा करूंगा कि मेधा अंक कैसे बनेगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स इतना है कि इस बार ऑनलाइन बहाली होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉलम 1 और 2 ये इस बार नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही आवेदन करने हैं और आपको 5 से 10 जिला प्रोवाइड कराया जाएगा। उन्हीं 10 जिलों में आपका मेरिट बनेगा तो आपकी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी। हमेशा ध्यान रखें, काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगा। ध्यान से सुन लें, काउंसलिंग जो होगा वो ऑफलाइन होगा। आप एक ही फॉर्म भरेंगे और जिसमें आपका मेरिट बनेगा उसमें उस जिले के नियोजन इकाई में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। अब बात कर ले साथियों 1 to 5 और 6 to 8 में। तो 1 to 5 में जो है 2 आवेदन होंगे। कितने आवेदन होंगे 1 to 5 में? 2 आवेदन होंगे। कैसे? तो एक तो सामान्य शिक्षक वाले और एक जो है जो बांग्ला के होंगे या उर्दू के होंगे वो भरेंगे। 1 to 5 की बात करूं तो 2 फॉर्म भराएगा, 2 फॉर्म 1 to 5 में 2 फॉर्म भराएगा। एक तो जनरल हो जाएगा और एक जिनका उर्दू और बांग्ला है। नंबर 1 उर्दू और फिर जिसका बांग्ला है। तो 1 to 5 में आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक जनरल के लिए और दूसरा उर्दू के क्लाइंट उर्दू में और बांग्ला के क्लाइंट बांग्ला में। इसी तरह फ्रेंड्स 6 to 8 में भी आप
जो हैं एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। साइंस वाले साइंस का करेंगे, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस में करेंगे, और भाषा वाले जिनका हिंदी भाषा है वो हिंदी में अप्लाई करेंगे, जिनकी संस्कृत है वो संस्कृत में अप्लाई करेंगे, जिनकी भाषा अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में अप्लाई करेंगे, और जिनका उर्दू है वो उर्दू में अप्लाई करेंगे। तो समझ गए, मेरी बात समझ गए ना साथियों? इस तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेता हूं फ्रेंड्स मेधा सूची की। उससे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। छठे चरण के कई अभ्यर्थियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं A to Z आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, कौन डॉक्यूमेंट्स कब और कैसे लगेगा। वीडियो में बने रहें अंत तक साथियों, स्किप करके नहीं देखना वरना आपको आगे तकलीफ आ जाएगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7वां चरण शिक्षक बहाली बिहार 2022, 7th फेज टीचर नियोजन बिहार 2022 ऑनलाइन प्रोसेस। तो हम पहले बात करेंगे फ्रेंड्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख लें, एक नंबर पर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे। जी हाँ, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। आवासीय, ये सभी कैंडिडेट को लगेगा आवासीय, ये ध्यान रहे, सभी कैंडिडेट को निवास प्रमाण पत्र देना ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा, आधार कार्ड, ये भी सभी स्टूडेंट को देना होगा। तीसरा बात कर लेते हैं साथियों तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसपी ऑफिस से बनता है वो भी लगेंगे। वो आपको काउंसलिंग के समय लगेंगे, फॉर्म अप्लाई करते वक्त नहीं लगेंगे, इसलिए आप समय रहते ही बनवा लें। बनवा के रखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फोटो जो है, फोटो बिफोर 6 मंथ। जी हाँ, 6 महीने के पहले का फोटो रंगीन होना चाहिए जिस पर आप सेल्फ अटेस्टेड भी करेंगे। तो 6 महीने के बाद का फोटो नहीं चलेगा साथियों। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, इसे आप देख सकते हैं। फोटो बिफोर 6 मंथ, ठीक है साथियों। अब मैं नेक्स्ट नंबर पर जाऊंगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 नंबर पर है इनकम सर्टिफिकेट। ये आपको लगेंगे फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आप बनवा लें। ये ऑनलाइन आवेदन करते समय ही लग जाएगा, इसलिए इसे बनवा लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए साथियों। अब बात करते हैं छठे नंबर पर तो कास्ट सर्टिफिकेट। छठे की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो ओबीसी एससी एसटी है वो उनके लिए है, ये सबको नहीं लगेगा। एससी एसटी ओबीसी उनको अपना बनवा लेना है, उनके पास तो ऑलरेडी बना हुआ ही होगा। अब 7 नंबर की बात कर ले साथियों तो ईडब्ल्यूएस, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस देना ही होगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाता है। जिनका एक्सपायर हो गया वो जल्द से जल्द बना ले, समय काफ़ी कम बचा है साथियों। 8 नंबर की बात कर लें तो विकलांग कोटि के लिए है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप, तो वो तो उनके पास तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ ही होगा। और 9 नंबर की बात कर लें तो डोमिसाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, डोमिसाइल बनवा लें, यह आगे आपको बहुत काम देगा। अब महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो ध्यान से मेरी बातों को सुने। शादीशुदा महिलाएं मेरी बातों को ध्यान से सुने। आप जो हैं निवास प्रमाण पत्र जो बनाएंगी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, तो आप अपने मायके का बनाएंगी। कहाँ का बनाएंगी?
मायके का बना होना चाहिए, ध्यान रहे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मायके का। शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनका निवास प्रमाण पत्र मायके का बना होना चाहिए। और इसी तरह अगर वो ईडब्ल्यूएस का लेंगी तो वो ईडब्ल्यूएस का भी उनका मायके का होना चाहिए। कास्ट में अगर वो एससी एसटी ओबीसी में आती है तो वो भी मायके का ही होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आपका मायके का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है साथियों कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उनका सब मायके से होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरी? आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड्स कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें कौन कौन हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले मैट्रिक है तो मैट्रिक का रिजल्ट सर्टिफिकेट। बात समझ गए ना? मैट्रिक का क्या लगेगा? रिजल्ट और सर्टिफिकेट। इसी तरह आप इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड जो भी किए हुए होंगे, नाटक कर रहा है भाई, समझ गए ना? मैट्रिक में क्या लगेगा? रिजल्ट, सर्टिफिकेट। उसी तरह इंटर में भी लगेंगे, उसी तरह ग्रेजुएशन में लगेंगे, उसी तरह डीएलएड बीएलएड में लगेंगे, उसी तरह सीटेट बीटेट जो भी आपने किया है उसमें भी लगेंगे। तो क्या क्या लगेगा? मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देख ले साथियों, आप, मैं जूम कर दिया हूं। इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड का रिजल्ट सर्टिफिकेट, सीटेट या बीटेट किए हैं तो उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट। सीटेट या बीटेड है तो आपको साथियों उसका एडमिट कार्ड भी लगेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं लिख दिया हूं, इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड, एडमिट कार्ड भी लगेगा। सीटेट या बीटेड जो किए हैं उसका एडमिट कार्ड लगेगा। और ग्रेजुएशन में जो किए हुए हैं तो लास्ट ईयर का यानी पार्ट 3 का एडमिट कार्ड लगेगा। साथियों जगह यहाँ पर नहीं बचा था इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ओरल आपको कि बीए में जो स्टूडेंट होंगे बीए के तो वो अपने साथ साथ पार्ट 3 का लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड भी लगाएंगे। तो मार्कशीट और रिजल्ट के अलावा एडमिट कार्ड भी लगाएंगे। हो गया साथियों आपका डॉक्यूमेंट्स समाप्त। इतने डॉक्यूमेंट्स आप बनवाकर अभी से रख लें, आगे नहीं बना रहेगा तो आपको काफ़ी तकलीफ परेशानी उठाना पड़ेगा साथियों। इसलिए अभी समय है, अभी आप अविलंब किए हुए सारे आवश्यक दस्तावेज को आप कंप्लीट कर लें, इकट्ठा करके रख लें साथियों। अब बात करेंगे हम मेधा सूची की, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं साथियों मेरिट लिस्ट। तो मैं मेरिट लिस्ट यहाँ पहले बताऊंगा नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक। हालांकि दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो नियम चल रहा है उसके मुताबिक मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आप देख लिए 4 1 to 5, कक्षा 1 से 5 के लिए मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग, इन तीनों के प्रतिशत को जोड़कर 3 से डिवाइड दे करके जो भी परसेंट बनेगा वो यहाँ पर लिखा चला जाएगा। बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए ना? मैट्रिक का परसेंट, इंटर का परसेंट और ट्रेनिंग का परसेंट जो आपने किया है इन तीनों का योगफल और इनको 3 से डिवाइड करके लिख दिया जाएगा, वो आपका मेरिट बनेगा। इसी तरह 6 to 8 के लिए आप देखें तो यूजीसी प्लस ट्रेनिंग, यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका और ट्रेनिंग का दोनों के परसेंटेज को जोड़कर 2 से भाग दे करके आपका जो भी परसेंट बच जाए वो यहाँ पर लिखा चला जाएगा।
बात समझ गए? मेरी बात समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे साथियों वेटेज की। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार वेटेज नहीं दिया जाएगा। जो सीटेड बीटेड में वेटेज मिलता था, छठे चरण में मिला है, वो नहीं मिलेगा। अब ये नियमावली आने के बाद स्पष्ट होगा कि इस बार क्या संशोधन किया जा रहा है, संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो नियमावली आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ नोटिफिकेशन, सी नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन में रहेगा कि वेटेज दिया जाएगा तो आपको अवश्य मिलेगा, और नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स तो पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाई कि कट ऑफ के लिए ना तो मैं भगवान हूं और ना ही मैं नियोजन इकाई का कोई अधिकारी, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा। मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को देखता हूं, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितना परसेंटेज वालों का जॉब होगा 7वें चरण में, कितना का। तो बहुत सारे यूट्यूबर बता देते हैं हाँ 52% वाले का भी हो जाएगा, 64% वाले का भी हो जाएगा, 58% वाले का भी हो जाएगा, 49% वाले का भी हो जाएगा। इस तरह अनाप शनाप वो बताते रहते हैं। तो मैं उन यूट्यूबरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप पहले सिचुएशन को समझे अच्छी तरह। 7वें चरण की बहाली को लाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं और नियोजन इकाई के अधिकारी नहीं हैं कि आप कैसे किसी को तसल्ली दे सकते हैं, झूठी तसल्ली कि हाँ 52% वाले का हो जाएगा, 49% वाले का हो जाएगा, 58% वाले का हो जाएगा। मैं बता दूं साथियों कि छठे चरण में जो भी सीट बची है वो महिला और इसका बचा है कास्ट वाले का, जनरल वाले का सीट नहीं बचा है। इसलिए जनरल वाले को बहुत तकलीफ़ें होंगी। जी हाँ, जनरल वालों का फाइट बहुत मार्क्स पर जाएगा। और रही बात कि अभी जो टीचर लोग 7th फेज के अभ्यर्थी जो अफवाह उड़ाए हुए हैं कि 80,000 सीट पर बहाली आएगी, तो मैं बता दूं साथियों ये 80,000 में कुछ नहीं होने वाला है। और आप जो झूठी तसल्ली आप लोग दे रहे हैं कैंडिडेट को 52, 54, 48, 56 वाले का हो जाएगा, तो मैं क्लियर बता देता हूं इतने में नहीं होगा। कम से कम भी आपको 80+ के आसपास रहना होगा। 80 है, 80% आपका बनता है जनरल के कैंडिडेट, तभी आपकी जॉब सुनिश्चित होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए साथियों हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियां मंगवाने का प्रयास करें। 80,000 की सीट नहीं होगी, कम से कम भी सरकार के पास 1.5 लाख सीट है, तो 1 लाख प्लस सीट पर बहाली आनी चाहिए। 1 लाख प्लस सीट पर बहाली आनी चाहिए। ये 80,000 का जो आप लोग कांटा लेकर के चल रहे हैं, फार्मूला लेके चल रहे हैं, इसे आप ख़त्म कर दीजिए। जब भी बोलिए सरकार के पास, सचिवालय में जब भी जाएं अधिकारी, तो वहाँ बात करें कि काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको 1 लाख प्लस सीट देना होगा 7वें फेज में। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि जितने भी छठे चरण में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनमें से किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं मिला है। तो क्या छठे चरण वाले 7वें चरण में अप्लाई नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे साथियों। तो फिर आपके कट ऑफ कहाँ चले जाएंगे? 52, 54, 56, 58, 60, 64 वाले का कहाँ से होगा? अभ्यर्थी यूट्यूबर सीधा समझते हैं और अभ्यर्थी को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि हाँ इनका भी हो जाएगा। इसलिए मैं यूट्यूबरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नियोजन इकाई के अधिकारी नहीं है, आप कोई भगवान भी नहीं है जो बता देंगे कि हाँ इतना % वाले का हो जाएगा। इसलिए आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट की बहाली को मंगवाने का प्रयास करें। जिसकी जितनी मेरिट बन रही है वो सभी को पता है, सब एज ए टीचर हैं, सब अपने अपने मेरिट अपने अपने घरों में बना के पहले से ऑलरेडी रख चुके हैं। वो आप और हम को बताने की ज़रूरत नहीं है
कि आपकी कितनी होगी, आपकी कितनी होगी। मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को देखता हूं। अरे भाई आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं। अरे भाई बच्चों का, अभ्यर्थियों का जो कमेंट्स है, उनके कमेंट्स को क्लियर डाउट जो भी है उनका वो दूर कीजिए ना। आप कह देते हैं कि हाँ 54% 52% वाले का जॉब हो जाएगा, 80,000 सीट बहुत है। कुछ नहीं है 80,000 सीट, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ आया, कब आया, कैसे आया, कहाँ चला गया। छठे चरण के ऑल कैंडिडेट इसमें आने वाले हैं, ये आप इस बात का खास ख्याल रखें। इसलिए रिक्ति की मांग हम लोगों को, जब भी सचिवालय में जाएं, आला अधिकारी जाएं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 1 लाख प्लस सीट की मांग करें सरकार से। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, 1 लाख प्लस सीट चाहिए प्राइमरी में, क्योंकि 4 साल से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अभी अगस्त में सीटेट का परीक्षा होने वाला है। ये सीटेट के भी स्टूडेंट पास करके इसमें शामिल हो जाएंगे। ध्यान रहे साथियों, अगस्त का खबर मिला है, वो भी आ जाएंगे। और छठे चरण के जितने भी हैं वो सब आएंगे इसमें, क्योंकि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं हुआ है तो वो 7वें चरण में अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग लेने के लिए 7वें चरण में अप्लाई करेंगे ही करेंगे। हम उसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। इसलिए रिक्तियों का ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा मंत्री और दीपक कुमार सिंह से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कम से कम भी 1 लाख सीट पर बहाली दिया जाए। तो ये रहा साथियों अब तक का अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ छूट गए हो, फिर भी कोई भी आपके डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। साथियों 7 फेज की से जुड़े तमाम मुद्दों का, समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी भाई, किसी बहन का भला हो जाएगा, वो भी आप ही की तरह हैं। आप सभी मिलकर के आंदोलन में शामिल हुए हैं। 7वें चरण की बहाली को लाने में आप सभी का योगदान रहा है। जो जानकारी आपको मिली है वो आप अपने सगे संबंधियों, साथियों को पहुँचाने का थोड़ा सा कष्ट करें साथियों। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, चैनल वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसके बदले हमारा चैनल आपसे कोई फीस का डिमांड नहीं करता। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।